अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत ने पेट्रोल बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें तफसील से बताया गया है कि जून में पेट्रोल का बहरान कैसे आया। वो वक्त जब दुनिया में तेल ही तेल था, सस्ता तरीन मिल रहा था, तेल बहुत था मगर खरीदार नहीं थे। मगर पाकिस्तान में अवाम पेट्रोल पंप पर लाइन लगा कर खड़े थे मगर तेल नहीं था, और उन्हें तेल बेचने वाली अक्सर कंपनियों ने 150 रुपए का महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर कर दिया। चाहे मोटरसाइकिल सवार हो या कार सवार हो, सबको बताया गया कि हाई ऑक्टेन लेना है तो लें वरना जाएं। और तमाम कंपनीज ने मिलकर एक साथ हाई ऑक्टेन 150 रुपए तक महंगा बेचा, जिसमें सरकारी कंपनी पीएसओ भी शामिल थी। आवाम को और मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, तो फायदा किसने उठाया, आज की रिपोर्ट में बताया गया है। तहकीकाती कमीशन की इस रिपोर्ट पर वफाकी काबीना में भी बहस हुई। जियो न्यूज के जराये के मुताबिक पेट्रोल बहरान रिपोर्ट पर वफाकी वुज़रा ने सख्त रद्द अमल दिया और कहा कि मुतालिका वजारत ने पेट्रोल बहरान पर क्या काम किया, बहरान आने के बाद वजारतों ने क्या जिम्मेदारियां निभाई। वुज़रा ने मुतालबा किया कि बहरान में मुलविस कंपनियों के लाइसेंस मनसूख किए जाएं। वज़ीर आज़म ने हतमी सिफारिशात आने के बाद सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी, जिसमें वफाकी वजीर असद उमर, शफकत महमूद और शीरी मजारी शामिल हैं। वफाकी काबीना में पेश की गई पेट्रोल कमीशन की रिपोर्ट 163 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसमें जून में आने वाले बहरान के तमाम किरदारों पर बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम वो अथॉरिटी है जिसका काम मुल्क में पेट्रोल मसनूआत की मौजूदगी को यकीनी बनाना है। वजारत पेट्रोलियम का यह काम था कि वो तेल बेचने वाली कंपनीज की जानिब से कम स्टॉक की निशानदही करती, उस पर नजर रखती, लेकिन वजारत इस हवाले से नाकाम रही है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक तेल बेचने वाली कंपनियों की तरफ से जो 20 दिन तक का स्टॉक रखने का उसूल है, 90% कंपनियों ने उसकी खिलाफ वर्जी की। पीएसओ के पास भी फरवरी, अप्रैल और जून में 20 दिन से कम का स्टॉक मौजूद था। इन तमाम बेज़ाब्तियों का बारीकी से जायजा लेने की जरूरत है, लेकिन डीजी ऑयल की तरफ से कोई इकदाम नहीं किया गया जो शदीद गैर फालियत की निशानदही करता है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक दूसरा अहम मामला यह है कि वजारत और डीजी ऑयल इस बात को यकीनी बनाने में नाकाम हुए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी तेल बेचने वाली कंपनियां फरवरी से अप्रैल तक मौजूदा स्टॉक उठाते। रिपोर्ट के मुताबिक तेल बेचने वाली कंपनियों ने लोकल रिफाइनरी से बाकायदा कोटा लेने से इनकार कर दिया। तेल बेचने वाली कंपनियों की तरफ से इस खिलाफ वर्जी पर ना वजारत पेट्रोलियम ने तवज्जो दी और ना ही ओगरा ने तवज्जो दी। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरा जो अहम मामला है वो वजारत दाखिला की तरफ से तेल की दरामद पर पाबंदी का फैसला है। 25 मार्च 2020 को वजारत पेट्रोलियम ने एक मुतनाज़े ऑर्डर जारी कर दिया और तमाम तेल बेचने वाली कंपनियों को हिदायत कर दी कि वो अपने इंपोर्ट ऑर्डर्स को मनसूख कर दें। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी की जानिब से 27 मार्च 2020 को जो समरी जारी की गई, उसमें कहा गया कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिरने की वजह से लोकल रिफाइनरीज के पास गुंजाइश से ज्यादा तेल जमा हो गया है। समरी में कहा गया कि इस चीज के पेश नजर ऑयल इंपोर्ट का जायजा लिया जाए ताकि लोकल रिफाइनरीज काम करती रहें। इसमें पाबंदी का जिक्र नहीं था और ना ही काबीना ने 27 मार्च के अपने इजलास में ऐसी किसी पाबंदी की मंजूरी दी थी। मगर 25 मार्च को डीजी ऑयल की तरफ से एक खत में कंपनीज को पहले से बुक कार्गोज को मंसूख करने की हिदायत कर दी गई। इस अमल के लिए सिर्फ वजारत पेट्रोलियम जिम्मेदार है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी आम आदमी ये बात समझ सकता है कि तेल की दरामदाद पर यह पाबंदी तारीख में सबसे कम तेल की कीमतों के वक्त पर की गई। इस मौके पर तेल की दरामदाद पर पाबंदी लगाना दानिशमंदी के खिलाफ था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वजारत पेट्रोलियम ने एहतियात से काम लिया होता तो वो लोकल रिफाइनरी से फरवरी से लेकर मार्च तक स्टॉक की मुंतकली को यकीनी बनाती और ऐसी पाबंदी की जरूरत ही ना पड़ती। मजीद ये कि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दरामदी कोटा बढ़ा दिया जाता तो मुल्क को ज़र मुबादला की मद में काफी फायदा पहुंचता। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक दरामद पर पाबंदी के नोटिफिकेशन और बाद में उसे वापस लेने से सप्लाई चेन मुतासिर हुई। अगर चीजों को बेहतर तरीके से डील किया जाता तो हुकूमत समेत कंपनीज और सार्फिन को भी फायदा पहुंचता। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर कंपनियों की गफलत का सारा बोझ वजारत पेट्रोलियम ने सरकारी कंपनी पीएसओ पर डाल दिया। जून के महीने में पीएसओ को मजबूर किया गया कि वो महंगे दामों तेल दरामद करके कम कीमत पर फरोख्त करे, जिसकी वजह से पीएसओ को 7 से 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यानी जो प्राइवेट कंपनियां थीं उन्हें फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने तेल दरामद करके जखीरा करना शुरू कर दिया और जब हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ाई तो महंगे दामों उसे फरोख्त करना शुरू कर दिया। मगर जो हुकूमत की अपनी कंपनी है उससे महंगे दामों दरामद कराया गया और सस्ते दामों फरोख्त कराया गया। प्राइवेट कंपनीज फायदा उठाती रहीं, जखीरा करती रहीं। दोनों सूरत में नुकसान हुकूमत और अवाम का हुआ, लेकिन फायदा प्राइवेट कंपनीज लेकर चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी दलील
इस फैसले की वजह से पड़ने वाले असरात का इजाला नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जून में पेट्रोल के बहरान का पैदा होना भी शामिल है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक स्टोरेज को तैयार करने में नाकाम हुआ। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने से पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचता अगर उसके पास स्ट्रेटेजिक स्टोरेज की सलाहियत मौजूद होती। स्ट्रेटेजिक स्टोरेज की वजह से भारत ने बहुत फायदा उठाया और आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने के बाद उसने अपना स्टोरेज भर दिया, जिसमें कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी शामिल हैं और भारत ने 50 मिलियन बैरल्स की फ्लोटिंग स्टोरेज भी रखी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में मार्च और मई के महीने में तेल की कीमतें तारीखी गिरावट का शिकार थीं और जून के महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। ये एक ऐसी अफसोसनाक कहानी है जिसमें एक मौके को, एक अपॉर्चुनिटी को बहरान में बदल दिया गया। यानी रिपोर्ट कह रही है कि एक मौका था, पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, मगर उसे एक बहरान में बदल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है, जिनकी तादाद 66 हो गई है। ये कंपनियां गैर कानूनी लाइसेंसेस हासिल करती हैं, जरूरी स्टोरेज फैसिलिटीज को डेवलप नहीं करती हैं। कुछ कंपनियों ने तो मई और जून में तेल दरामद करके उसकी जखीरा अंदोजी की और जब हुकूमत ने तेल की कीमतों में इजाफा किया तो फिर उन्होंने सप्लाई बहाल की और आम आवाम को उनके फायदे से महरूम कर दिया गया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक दुरुस्त फैसला ना करके ओगरा ने बदनामी हासिल की और वजारत पेट्रोलियम इस हवाले से ओगरा की तरह जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक जितनी भी गैर कानूनियत थी उसे इस अंदाज में लिया गया कि जैसे वो मामूल के मुताबिक एक कारोबार है। आला ओहदेदारान और वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी को इस मुतनाज़ माहौल का कोई असर ही नहीं हुआ। कमीशन ने आखिर में अपनी सिफारिशात भी पेश की। कमीशन के मुताबिक 3 माह तक पेट्रोलियम इंडस्ट्री के हवाले से काम करने के बाद हम ये चाहते हैं कि हुकूमत के सामने कुछ सिफारिशात रखें। ओगरा के हवाले से कमीशन ने लिखा कि बहरान के दौरान इस सफ़ेद हाथी का किरदार खामोश तमाशाई का रहा। किसी भी मरहले पर ओगरा ने कोई किरदार अदा नहीं किया। कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि ओगरा जैसे रेगुलेटरी बॉडी की तश्कील पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत के मुताबिक नहीं, इसलिए कमीशन पुरजोर सिफारिश करता है कि ओगरा को 6 महीने में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तहलील कर दिया जाए। इसके अलावा कमीशन ने सिफारिश की कि ओगरा के वो तमाम अफसरान जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को गैर कानूनी तौर पर लाइसेंसेस के इजरा में मुलविस हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, जिनमें ओगरा के मौजूदा और साबिका सरबरा और दीगर अफसरान भी शामिल हैं। कमीशन ने अपनी सिफारिशात में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए हैं और कहा है कि कमीशन ये सिफारिश करता है कि गैर कानूनी तौर पर इंपोर्ट और मकामी कोटा की इजरा पर डीजी ऑयल के खिलाफ महकमा जाती और कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सेक्रेटरी पेट्रोलियम के किरदार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काबीना को पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी की सिफारिश के हवाले से तसल्ली बख्श वजाहत नहीं दे सके, इसलिए कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करता है। इसके अलावा कमीशन ने सिफारिश की कि वफाकी हुकूमत बहरान के दौरान गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमाने वाली ऑयल कंपनियों से रिकवरी करे। इसके अलावा कमीशन ने सिफारिश की कि वजारत पेट्रोलियम में मॉनिटरिंग सेल कायम किया जाए जो ऑयल कंपनियों पर रोजाना की बुनियाद पर नजर रखे। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए रिटेल आउटलेट्स को बंद करने, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज कायम करने और पेट्रोलियम मसनूआत की मौसर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कायम करने की सिफारिश की गई है। कमीशन ने सिफारिश की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 दिनों के बजाय 30 दिनों में किया जाए। यह है कमीशन की रिपोर्ट और इसकी सिफारिशात। मार्च और अप्रैल में दुनिया भर में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी आई। यह बेहतरीन मौका था कि हुकूमत उससे फ़ायदा उठाती, तेल का ज़ख़ीरा करती। हुकूमत ने तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का फ़ायदा उठाने का मौका भी ज़ाया कर दिया। दुनिया में तेल ही तेल था मगर ख़रीदार नहीं थे। पाकिस्तान में ख़रीदार ही ख़रीदार थे मगर तेल नहीं था। जून में पाकिस्तान से तेल गायब हो गया। हालांकि अप्रैल में जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई तो उस वक्त वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने दावा किया कि हमने वजारत बहरी उमूर को कहा है कि एक फ्लोटिंग स्टोरेज बनाएं और अपने टैंकर्स में ज़ख़ीरा कर लें। साथ ही हमारे पास जितना भी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है उसमें भी चंद महीने के लिए ज़ख़ीरा कर रहे हैं। हमने मैरीटाइम मिनिस्ट्री को कहा है कि आप हमारे लिए कोई फ्लोटिंग स्टोरेज क्रिएट करें। फ्लोटिंग स्टोरेज का मतलब ये है कि अगर वो तेल, डीज़ल, पेट्रोल जो भी है उसको उठाएं और अपने टैंकर्स में स्टोर करके, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इतनी रिड्यूस हुई है कि इस वक्त शिपिंग भी कम चल रही है और बाकी मामलात भी बहुत ठंडे हुए हैं। तो हमने उनको कहा है कि जी आप हमारे लिए स्टोरेज ऑन वाटर की कोई प्रपोज़ल बना के लाएं। मीनवाइल हम जो एग्जिस्टिंग स्टोरेजेस हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको टॉप रखें ताकि जो भी हाजिर परचेज़, रेडी परचेज़ में हम बेनिफिट ले सकते हैं वो तो लें और उसको चंद महीने के लिए स्टोर कर लें। फिर आज हमने वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी साहब से रब्ता किया और इस हवाले से उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने इनकार कर दिया।
फिर हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप इस पर अपना मौक़िफ़ तो दें कि वजारत पेट्रोलियम ने आपकी वजारत से तेल ज़ख़ीरा करने के लिए फ्लोटिंग स्टोरेज का कहा था, तो वो क्यों नहीं हो सका। तो अली ज़ैदी साहब ने जवाब दिया कि ये बात मुझे वजारत पेट्रोलियम ने नहीं कही थी, बल्कि मैं खुद काबीना में समरी लेकर गया था कि तेल बहुत सस्ता मिल रहा है। वजारत बहरी उमूर ने फ्लोटिंग स्टोरेज के लिए प्रपोजल बनाया है, मगर वजारत पेट्रोलियम ने उसे महंगा कहकर मुस्तरद कर दिया। अब ये जवाब अली ज़ैदी ने दिया कि प्रपोजल तो हमने दिया था, वजारत पेट्रोलियम ने मुस्तरद कर दिया था। मगर नदीम बाबर साहब ने मुस्तकबिल का प्लान भी बताया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिल के पूरा प्रोग्राम बना के बैंकों से डिस्कस करके वो सारा उसकी खदो खाल बना के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैंकों के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में, इंटरनेशनल बैंकों के साथ जो ये काम करते हैं। इन सब चीज़ों में मौका बड़ा कम होता है आपके पास, आपको क्विक एक्शन करना होता है, कहीं अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से न निकल जाए तो। और फिर ये हमें अगर स्टोरेज बनाना है, फ्लोटिंग स्टोरेज बनाना है, जो कुछ भी करना है, हमें चंद दिनों में 1-2 हफ्ते के अंदर इसको किसी जगह पे ठिकाने लगाना चाहिए। मैं आपको ये तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, मैक्सिमम 3 हफ्ते में फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको इन प्लेस कर देगा। ज़्यादा 3 हफ्तों को कहा गया, मगर इसके 7 हफ्ते के बाद हमारे पास जब मुशीर ख़जाना आए तो हमने उन्हें याद दिलाया कि पहले ही तेल की कीमतें संभलना शुरू हो गई हैं, दुनिया की मईशतें खुलेंगी और हाथ से निकल जाएंगी। तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा देखिए, तेल की कीमतें कम है मगर दुनिया की मईशतें खुलेंगी, वापस ऊपर चली जाएंगी, ऑलरेडी ज़रा संभली हैं। हेजिंग के हवाले से, फ्यूचर में बाइंग के हवाले से क्या सोचा है हुकूमत ने अभी तक? जी देखें, ये तो एक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी इस वक्त आई है और ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो कीमतें हैं ये किस हद तक इस लेवल पे बरकरार रहेंगी, क्योंकि अगर सारी दुनिया की इकॉनमीज़ दोबारा उठने जा रही हैं या उठना शुरू हों चंद महीनों के बाद, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है या उसकी जो रफ्तार है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हमने ये फ़ैसला किया है कि हम हेजिंग का कोई निज़ाम अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें खानज़ादा साहब, कुदरती बात है कि फ़ी भरनी पड़ती है और हमें देखना ये है कि वो जो बैलेंस है फ़ी भरने का जो कि फ़िक्स्ड है और ये जो बेनिफिट है ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे है, उसमें बैलेंस कहाँ पे है। तो आने वाले 2-4 हफ्तों में ये बात ECC में पेश होगी और इस पे कोई हतमी फैसला होगा। फिर इसके 6 हफ्ते बाद, इस इंटरव्यू के 6 हफ्ते के बाद, मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब ने बताया कि पाकिस्तान ने सारे सौदे बढ़ती हुई कीमतों पर ही किए हैं, इसलिए डोमेस्टिक मार्केट में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, यानी जो भी प्लान था उस पर अमल नहीं किया गया। 18 मई को PSO ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। 28 मई को ये बढ़ के $31 और 27 सेंट हो चुकी थी और 20 जून को ये $44 और 54 सेंट थी। समझ लें आप, महीने डेढ़ के पीरियड में ये तकरीबन 112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी है। अब इस तनाजुर में मैं आपको जो इंक्रीज हुआ है 25 रुपये का पेट्रोल में और 21 रुपये का डीजल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपये है। सिर्फ यही नहीं, तेल बेचने वाली कंपनियों ने आवाम को महंगा हाई ऑक्टेन बेचा, वो भी 150 रुपये फ़ी लीटर। जो मोटरसाइकिल में तेल भरवाने जाता तो पेट्रोल पंप पर कह दिया जाता कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, हाई ऑक्टेन लेना है तो ले लो। और सारी कंपनीज ने मिलकर हाई ऑक्टेन की कीमत भी 150 रुपये तक रखी। PSO जो सरकारी कंपनी है उसने भी प्राइवेट कंपनीज का साथ दिया और नदीम बाबर साहब ने ये बात हमारे इंटरव्यू में तस्लीम की। हुकूमत हर बात माफियाज पर डाल देती है, उमर अयूब साहब ने भी कह दिया माफिया हैं, मगर माफियाओं से लड़ना हुकूमती का काम है, आवाम को उनसे महफूज रखना। एक पूरा पैटर्न नज़र आ रहा था पिछले 8-10 दिन में, और जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा था, सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा था कि शॉर्टेज पैदा हो रही है और जो इस वक्त पेट्रोल पंप्स हैं वो हाई ऑक्टेन महंगा बेच रहे हैं। और अगर कोई नॉर्मल पेट्रोल लेने भी आए तो उसको कहते हैं कि जी नॉर्मल पेट्रोल तो नहीं है, हाई ऑक्टेन डलवाना है तो डलवा लो, और हाई ऑक्टेन डाल रहे हैं। उसमें मसला ये कि वो ठीक है, हाई ऑक्टेन एक डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, जब आपने पेट्रोल सस्ता किया तो उन्होंने वो महंगा रखा, वो महंगा रख सकते हैं, मगर डीरेगुलेट किया जाता है कंपटीशन के लिए, कार्टेलाइजेशन के लिए नहीं। और कार्टेलाइजेशन से बचाना आवाम को हुकूमत का काम है, आप लोगों ने नहीं बचाया। PSO हुकूमती इदारा है, वो भी साथ मिल गया और ये महंगा बेचते रहे कार्टेल बना के और आवाम की जेब से पैसे निकालते रहे और कुछ नहीं किया हुकूमत ने। आप 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ये अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन अनरेगुलेटेड का मतलब कार्टेलाइजेशन नहीं है। अगर 5-6 कंपनियां HOBC सप्लाई करती हैं और सारी मिलके एक ही कीमत तय कर लेती हैं
तो इस पे कंपटीशन कमीशन को एक्शन लेना पड़ेगा। हम इस पे ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू कर चुके हैं। चूँकि PSO हमारी अपनी कंपनी थी स्टेट की, आप समझ लें, ऑल्दो इट्स अ लिस्टेड इंडिपेंडेंट कंपनी, हमने इमीडिएटली उनको नोटिस भेजा कि आप हमें बताएं कि प्राइसेस नीचे आई हैं, तो आपने HOBC को एडजस्ट क्यों नहीं किया। और आपने देखा होगा कि उसके 1-2 दिन बाद PSO ने HOBC को 15 रुपये कम कर दिया। अगर अब बाकी नहीं करती, इसकी हम मिनिस्ट्री के लेवल पे बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे। मगर कुछ नहीं किया गया। दूसरी तरफ हम सितंबर से देर से LNG ऑर्डर करने का मामला उठाते रहे और ये बताते रहे कि कीमतें बढ़ रही हैं, वजारत पेट्रोलियम वक्त पर फैसले नहीं कर रही है, मगर वजारत पेट्रोलियम इनकार करती रही, हम पर ही तनकीद करती रही। मगर अफसोस की बात है कि वही हुआ जिसका डर था। चंद माह पहले सस्ती LNG मिल रही थी मगर खरीदार नहीं थे। अब पाकिस्तान खरीदार है और LNG के सप्लायर्स नहीं हैं, महंगे रेट पर भी नहीं है। जब पाकिस्तान ने 10 दिसंबर को जनवरी के सौदों की बिड्स खोली तो शुरू के 20 दिन कोई सप्लायर नहीं मिला। आखिर के 10 दिनों में कतर के अलावा 20.5% से 34% के रेट पर सप्लायर्स आए। वजारत पेट्रोलियम ने फिर इमरजेंसी टेंडर किया ताकि जनवरी के शुरू के 20 दिन में गैस की कमी को पूरा किया जा सके। और फिर 12 से 13 जनवरी के लिए कोई सप्लायर नहीं आया और 8 से 9 जनवरी के लिए $19.8 और $15.2 की बिड्स आई, जो अगर पिछले 3 माह की ब्रेंट तेल की औसत पर स्लोप पर देखें, परसेंटेज पर देखें, तो 44% और 34% का स्लोप बनता है। और LNG के स्पॉट सौदों की तारीख में आज तक का बुलंद तरीन रेट है। 17 से 18 जनवरी के लिए $15.95 और $12.95 का रेट मिला है, यानी 36% और 29% का रेट मिला है। इस पर भी 2 सवाल पैदा होते हैं जो वजीर आजम नदीम बाबर से पूछे। एक तो वजारत पेट्रोलियम ने इल्ज़ाम लगा दिया था कि मीडिया पर हुकूमत से देर से टेंडर के सवाल की वजह से सप्लायर्स ने पिछले टेंडर में बिड नहीं की थी। उस वक्त भी सवाल उठा कि अगर मीडिया की वजह से जनवरी के शुरू के 20 दिन के लिए सप्लायर्स नहीं आए तो आखिर के 10 दिन के लिए कैसे आ गए। और अब भी ये सवाल उठ रहा है कि अगर मीडिया की वजह से सप्लायर्स नहीं आए थे तो इस इमरजेंसी टेंडर के नतीजे में कैसे आ गए। दूसरा सवाल वज़ीर आज़म नदीम बाबर साहब से ये पूछें कि जब हम मुसलसल सितंबर से सवाल उठा रहे थे कि जल्दी टेंडर कर लें, कीमतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और हो रहा है, और सिर्फ सर्दियों में पाकिस्तान को देर करने की वजह से 35 अरब रुपए के नुकसान का सामना है, तो नदीम बाबर साहब और वजारत पेट्रोलियम जवाब में ये क्यों कह रही थी कि बिडिंग की तारीख और डिलीवरी की तारीख में फ़र्क कीमतों का तयन नहीं करती। वज़ीर आज़म नदीम बाबर साहब से पूछें कि अगर उनका दावा दुरुस्त था तो क्यों जो LNG 3 महीने पहले 12 से 12.5% के स्लोप पर $5.5 से $6 के दरमियान मिल रही थी, वो क्यों 44% तक के स्लोप पर आज $19.8 तक 4 गुना ज़्यादा कीमत पर मिल रही है। क्यों सर्दियों में 35 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान किया जा रहा है, जो अब और बढ़ता जा रहा है। अब फर्नेस ऑयल से ज़्यादा बिजली पैदा की जाएगी ताकि सर्दियों में आवाम को गैस दी जा सके, और इस महंगी बिजली से अरबों का नुकसान अलग होगा और गैस के बहरान का खदशा अलग है। मगर अब बात यहाँ तक भी नहीं रुक रही है। वजारत पेट्रोलियम यह कहती रही कि सस्ती LNG पहले नहीं खरीद सकते थे, हालांकि सारी दुनिया लेती रही। भारत ने नवंबर में पाकिस्तान से 3 हफ्ते पहले टेंडर करके सस्ती LNG खरीद ली, मगर वजारत पेट्रोलियम इनकार करती रही। नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों के महंगा होने पर तनकीद करती रही। मगर आज साबिक वजीर खजाना और नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया कि LNG को सप्लाई करने वाली कंपनी ट्रैफिगुरा, जिसने जनवरी के टेंडर के लिए $19.8 या तेल की कीमत का 44% का रेट दिया है, उस कंपनी ने वजारत पेट्रोलियम को 29 अप्रैल को खत लिखा और पाकिस्तान के कतर, ENI और गनवर से किए गए तीनों तवील मुद्दती मुआहदे, जो कि ब्रेंट ऑयल का 13.3%, 11.9% और 11.6% पर थे, उस पर 1 साल और 2 साल के लिए पाकिस्तान को एक ऑफर दी। और वो ऑफर ये थी कि आपके इन तवील मुद्दती मुआहदों पर हम आपको एक मुतबादिल ऑफर दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को 1 साल में $700 मिलियन यानी 115 अरब रुपए की बचत होगी, यानी कि 2 साल में 200 अरब रुपए तक की बचत हो सकती थी। और ट्रैफिगुरा कंपनी ने यह भी लिखा कि इससे 2 साल तक के लिए पाकिस्तान की मईशत को बहुत फायदा होगा। कंपनी के मुताबिक आपके इन तीनों तवील मुद्दती मुआहदों से मिलने वाली LNG हम ले लेंगे और बदले में हम आपको 1 साल के लिए फिक्स रेट पर उतनी ही LNG दे देंगे, और वो फिक्स रेट होगा। गनवर के मुआहदे पर $3.7, ENI पर $3.8 और कतर के मुआहदे पर $4.25। साथ ही ऑफर भी दी गई कि अगर पाकिस्तान 2 साल के लिए मुआहदा करता है तो हम 2 साल तक गनवर के मुआहदे के तहत एक कार्गो पाकिस्तान को देंगे $4.11 का, ENI के मुआहदे पर $4.22 का और कतर के मुआहदे पर $4.72 का। हमने मिफ्ता इस्माइल का ये दावा और इस ऑफर का डॉक्यूमेंट नदीम बाबर साहब को भेजा और कहा कि क्या ये सच है कि ट्रैफिगुरा ने अप्रैल के महीने में ये ऑफर की थी, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर हमने दोबारा उन्हें रिमाइंडर भेजा कि आपके जवाब का इंतजार है, मगर उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया।
अप्रैल में ये कंपनी तवील मुद्दती मुआहदों पर $4 की LNG दे रही थी। आज $19.8 की जनवरी के लिए एक स्पॉट कार्गो की ऑफर दे रही है। अगर खुद कंपनी ने अप्रैल में इस ऑफर के साथ लिखा कि 115 अरब रुपए की सालाना बचत होगी, यानी 2 साल के लिए 200 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत हो सकती थी, मगर कुछ नहीं किया गया। पाकिस्तान इस ऑफर को लेकर इंटरनेशनल मार्केट से मजीद बिड्स मंगवा सकता था। कोरोना के दौरान भी दुनिया भर में तवील मुद्दती मुआहदे हुए, जिनकी औसत 10.6% थी। यहाँ तक कि पिछले साल तो दिसंबर के लिए अगस्त में इश्तिहार देकर सितंबर में बिड्स खोलकर दिसंबर के लिए LNG खरीद ली थी। इस दफ़ा आखिर तक वो भी नहीं किया गया। कीमतें बढ़ती रही, नुकसान होता रहा और हम देर से टेंडर करने का मामला उठाते रहे। वजारत पेट्रोलियम उल्टा हम पर तनकीद करती रही और आज LNG नहीं मिल रही है। आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ये मामला उठाया। ये इस हुकूमत की एक और कामयाबी है कि दुनिया भर में LNG डीजल से 1/3 कीमत पर बिकती है। पाकिस्तान में आज इस हुकूमत की कोशिश और मेहरबानी से डीजल LNG से सस्ता हो गया। और अभी जो कल टेंडर खुला है, जो कि मैं नहीं समझता पाकिस्तान लेने के काबिल है, LNG के 2 जहाज़ों पर मुल्क का नुकसान जो होगा वो 11 अरब रुपए से ज़्यादा है। अगर ये मिनिस्ट्री प्लानिंग करती, जून जुलाई में टेंडर करती, उसके मुकाबले में आज आप 2 जहाज़ों पर रुपया ज़्यादा देंगे। ये आज की हकीकत है। और अगर नहीं देंगे तो फिर आपको अपने पावर प्लांट डीजल पर चलाने पड़ेंगे और तेल पर चलाने पड़ेंगे। मुख्तलिफ तखमीने हैं कि अभी तक इस साल में जो नुकसान LNG के ऑर्डर पर वक्त ना करके मुल्क का हुआ है वो 122 अरब से तजावुज कर गया है। तो मेरी इन हज़रात से गुजारिश है कि कल ये केस भी फिर बनेंगे। अभी फरवरी का टेंडर अभी 28 दिसंबर को खुलना है और आज फरवरी के लिए JKM फ्यूचर $10.6 यानी 20% से ऊपर के स्लोप पर है। उम्मीद करते हैं ये कीमतें नीचे आएँ और पाकिस्तान का मजीद नुकसान ना हो, जो इस नाअहली की वजह से गुज़िश्ता 2 बरस में 122 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुका है। 35 अरब रुपए का नुकसान सर्दियों में गलत फैसलों की वजह से हो चुका है। जनवरी की LNG मिल नहीं रही, दिसंबर की आखिरी वक्त में 17% पर मिली, फरवरी का कुछ पता नहीं है। तो वज़ीर आज़म नदीम बाबर साहब से पूछें कि जो अक्टूबर में उन्होंने दावा किया था कि फरवरी तक के लिए LNG का बंदोबस्त कर लिया है, वो LNG कहाँ है? क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि सर्दियों में डिमांड 3 गुना होगी। नवंबर के महीने में हम एक एडिशनल कार्गो लाके नवंबर में भी फुल चलाएंगे और दिसंबर और जनवरी तो वैसे ही फुल चलना था। सो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमने अरेंजमेंट नहीं की हुई। आप ये समझ लें कि आज से लेके फरवरी तक ये टर्मिनल्स फुल कैपेसिटी पे चल रहे होंगे और जो शॉर्टफॉल है इन फुल कैपेसिटी सप्लाईज के बाद जो शॉर्टफॉल बच रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। दिसंबर और जनवरी में डोमेस्टिक डिमांड गैस की जो है वो 3 गुना हो जाती है। जब वो 3 गुना हो जाती है तो जितनी भी हम LNG मंगवा रहे होते हैं वो बेसिकली उसको सप्लीमेंट कर रही होती है। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। ऑपोजिशन ने डेडलाइन दी है कि हुकूमत 31 जनवरी तक मुस्ताफी हो जाए, वरना 1 फरवरी को PDM के सरबराही इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा और इस्तीफों के साथ इस्लामाबाद आएंगे। मगर हुकूमत ने ना सिर्फ ऑपोजिशन की डेडलाइन को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक भी अहम हिकमत अमली तैयार कर ली है। आज के वफाकी काबीना के इजलास में फैसला हुआ है कि सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में कराए जाएंगे, वो भी शो ऑफ हैंड्स के जरिए। हुकूमत इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। हुकूमत ये भी कह रही है कि अपोजिशन जमातें अभी इस्लामाबाद आ जाएं, अभी इस्तीफे दे दें, मगर वजीर आजम मुस्ताफी नहीं होंगे। आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम आपके अल्टीमेटम को मुस्तरद करते हैं, ना वजीर आजम इस्तीफा देंगे, ना असेंबलियां तहलील होंगी। हम आपके अल्टीमेटम को मुस्तरद करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल नॉट स्टेप डाउन, असेंबलीज विल नॉट बी डिसॉल्व्ड। व्हाई शुड दे बी डिसॉल्व्ड? ये ऐसा खिलौना नहीं है जिससे आप खेलते रहें। ये जो डेडलाइन आपने दी है, दैट डेडलाइन स्टैंड्स रिजेक्टेड। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि भाई अगर आपने मुज़ाकरात करने ही ऐसे हैं कि पहले इस्तीफा दो फिर मुज़ाकरात होंगे, तो हम आपसे क्यों बात करेंगे, और अगर आपने हमारी हुकूमत गिरा दी तो हम आपकी हुकूमत कैसे चलने देंगे, फिर इस्तेहकाम कैसे आएगा? आप हमारी गिरा देंगे, हम आपकी गिरा देंगे अगर आप इलेक्शन जीत के आ गए। जी, हमारी हुकूमत पर उन्होंने कोशिश की थी और वहाँ वो अकेले नहीं थे, लेकिन जो हुकूमत अवाम की ताईद रखती हो, जो हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर रही हो, मुल्क को तरक्की दे रही हो, उसको गिराना ज़रा मुश्किल होता है। तो हम हुकूमत तो गिरी हुई है, हम उसकी बात नहीं करते, हम तो निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं। और मुज़ाकरात तो यहाँ मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात आप एक ख़राबी से मुज़ाकरात करेंगे। एक ऐसी हुकूमत जिसने 2.5 साल ना पार्लियामान को चलने दिया, डायलॉग की जगह और वक्त वो था।
पार्लियामान डायलॉग की जगह थी। 2.5 साल हमने मौका दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुल्क आज मुश्किल का शिकार है, अवाम तकलीफ में है, उनका हल के बारे में सोचा है किसी ने? अब भाई साहब, अब जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें महंगाई, कुछ चीज़ें दरामद करने की वजह से, चाहे वो गंदुम हो, चीनी हो, उस चीनी की क्रशिंग शुरू होने की वजह से नीचे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कीमतें। साथ ही लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स बेहतर हुए हैं, 2 साल मनफी थे अब पॉजिटिव हुए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। तो हुकूमत के हक में ये फैक्टर्स हैं। दूसरा, इदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं, ना कि अपोजिशन के साथ खड़े हैं, जो कि तारीखी तौर पर हुआ है। तो हुकूमत के हक में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नहीं है जब आप मार्च के लिए जा रहे हैं। देखिए, अगर हुकूमत ये समझती है उसको आवाम की ताईद है और मुल्क के मसाइल हल कर सकती है तो करे। हमने तो 2.5 साल दिए, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से। ये जो आप बातें कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं कि वो मुल्क था जो 5.8 पे तरक्की कर रहा था, जिसके इन्फ्लेशन 4% से नीचे, महंगाई 4% से नीचे थी, जो सीपैक चल रहा था, जहाँ पर उम्मीद थी आवाम को। आज वो मनफी ग्रोथ है, हर शख्स परेशान है, महंगाई से परेशान है। बिजली के मसाइल देख लें, गैस के मसाइल देख लें, यहाँ तो मसाइल कितना बड़ा अंबार है, किस किस का आदमी जिक्र करे। वो हुकूमत तो नहीं चल सकती, ये बात बड़ी वाज़ेह है। मगर भाई साहब, 2-2.5 साल का एक मुश्किल पीरियड देखने के बाद, आप लोगों के जाने के बाद भी करंट अकाउंट खसारा इतना था, इन्हें IMF के पास जाना पड़ा। अब वजीर आजम मान रहे हैं कि हमें जल्दी जाना चाहिए था, हमने देर की, ज़ाहिर उसकी वजह से क्राइसिस आया। फिर 2-3 क्राइसिस और आए। अब आपको नहीं लगता कि वक्त अगर उनको मिला है और उन्हें चीज़ें समझ में आई हैं तो वो चीज़ें की बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं? उन्हें 2.5 साल आप और दे दें, वरना अगर फेल हो गए तो आप लोग जीत जाएंगे, ताकि कम से कम वो आपकी हुकूमत चलने देंगे, आप उनकी अगर हुकूमत चलने देंगे और इसी तरीके से इस्तेहकाम आएगा। देखिए, ये एक हुकूमत है जिससे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इस हुकूमत के मामलात आपके सामने हैं, इस हुकूमत के काम आपके सामने हैं। अभी आप इस महीने के अंदर देख लें कि सिर्फ $50 मिलियन का एक महीने के अंदर इन्होंने LNG की प्रोक्योरमेंट में नुकसान कर दिया है, और जो बिजली बनाने में ज़्यादा अखराजात होंगे वो कई अरब रुपए से भी ज़्यादा हैं। ये तो ऐसे मामलात हैं, या कोई उम्मीद की तो उम्मीद नहीं है। हमने तो 2.5 साल मौका दिया, हमने एक चोरी शुदा इलेक्शन के बावजूद हमने कहा ठीक है जमहूरियत चले, हुकूमत को मौका दिया। यहाँ तो कोई हुकूमत चलती नज़र नहीं आती, कोई तवक्को नहीं है। ये जो बातें हैं जी, करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, तरक्की ख़त्म हो गई। जिस मुल्क में तरक्की ना हो, जिस मुल्क के अंदर कोई ग्रोथ ना हो सके, वहाँ करंट अकाउंट ख़त्म हो जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो ग्रोथ की निशानी होती है, उसको मैनेज किया जाता है। आप फिजिकल डेफिसिट देख लें, रिकॉर्ड सतह पे हुकूमत बोरो कर रही है। ये कर्जे कौन अदा करेगा? आज आप गर्दिशी कर्जे को देख लें, 18 करोड़ योमिया से बढ़कर आज 2 अरब योमिया हो चुका है। इसका कोई जवाब देने वाला है? ये चीज़ें कौन पूरी करेगा? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस हुकूमत का हर दिन मुल्क पे भारी है, हर लम्हा मुल्क पे भारी है। आप कैसे इनको और बर्दाश्त कर सकते हैं? आज तो अगर हम अपनी तहरीक ना चलाएं तो ये हमारी एक जिम्मेदारी जो अवाम के साथ है वो हम पूरी नहीं कर रहे। आज तो ज़रूरत है कि अवाम को एक दफ़ा फिर राय के इजहार का मौका दिया जाए। अच्छा, इसको सपोर्ट करते हैं? फरवरी में सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए हो जाए, आप इस बात को सपोर्ट करते हैं? इसको सपोर्ट ना करना या करना दूर की बात है, ये तो हुकूमत की बौखलाहट की निशानी है। और शो ऑफ हैंड सिर्फ इसलिए बात हो रही है, हुकूमत को अपने मेंबरों से खतरा है कि ये वोट नहीं डालेंगे, इस वजह से आज शो ऑफ हैंड्स की बात हो रही है। जो वोट की सेंटिटी होती है, जो वोट का एहतराम होता है, उसमें एक सीक्रेसी का एलिमेंट भी शामिल है। तो फिर ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि जो शख्स भी पाकिस्तान में वोट डालेगा उसका नाम और सबके सामने होना चाहिए, लिस्ट छपे कि फ़लाने आदमी ने फ़लानी जगह वोट दी है। उससे आपकी ये सब धांधली का मामला ही ख़त्म हो जाएगा। हर शख्स कह सकेगा मैंने वोट किसको डाली है। इस पर डिबेट पार्लियामान में होना ज़रूरी था। 2.5 साल आपने ज़ाया किए। आज जब आपको तकलीफ़ हुई तहरीक से, PDM की तहरीक से, जब आपको शुबा हुआ कि हमारे मेंबरान वोट नहीं डालेंगे, तो आपको वोट भी याद आ गए और आपको जल्दी इलेक्शन कराना भी याद आ गया। अब साहब, एक उम्मीद है हुकूमत की, और वो है आसिफ जरदारी साहब। वो कहते हैं वो अपने कार्ड बड़े एहतियात से खेलते हैं। बिलावल भुट्टो कोई भी दावे करें, आसिफ जरदारी साहब इस तरीके से इस्तीफे नहीं देंगे, सिंध हुकूमत की इस तरह कुर्बानी नहीं होगी। आपको यकीन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर? क्योंकि हुकूमत को बड़ा यकीन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। जी, हुकूमत तो माशाल्लाह हर बात पे यकीन रखती है, उनकी तो यकीन रोज़ बदलते रहते हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पीडीएम के हर फैसले हमें ऊपर एतमाद भी है और हर फैसले का वो एहतराम भी करेंगे। और अब भाई साहब आप लोग आ गए इस्लामाबाद, आपने इस्तीफे भी दे दिए, लॉन्ग मार्च भी कर लिया, धरना भी दे दिया, उसके बाद ज़ाहिर आप तकारीर करते जाएंगे तो इदारे और हुकूमत तो और करीब आते जाएंगे क्योंकि आपकी तनकीद दोनों तरफ से होती है। कैसे आप इस्लामाबाद में बैठ भी गए आके तो हुकूमत को गिरा लेंगे? देखिए, बैठ जाएं, इस्तीफ़ा दे दें, ये सब तहरीक का हिस्सा है। तहरीक के रिज़ल्ट एक दिन में आए, 2 दिन में आए, हफ्ते में आए, महीने में आए, रिज़ल्ट ज़रूर आएंगे। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जिन्होंने आज 2 टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर आज़म की तरफ से पैगाम दिया कि इस्तीफ़ा नहीं आएगा, आपकी डेडलाइन मुस्तरद, साथ में आपने कहा इस्तीफ़ा भी दे दें। अच्छा, दे दें तो क्या आप लोगों ने कबूल करने का भी फैसला कर लिया है कि स्पीकर को देंगे और कबूल हो जाएंगे? शाहजेब, ये पहले इस्तीफे का फैसला करें। मेरी राय में अभी इनमें कोई यकजहती नहीं है, इनमें अभी कोई फैसला नहीं हो सका। ये डगमगा रहे हैं, ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम मुत्तफिक हैं, लेकिन इनके अंदर कोई इस वक्त क्लैरिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, मेरी इत्तला के मुताबिक ये इस्तीफों से कतरा रही है और जिसने फैसला करना है वो मीटिंग में शामिल नहीं है। देखिए, फैसले करने का इख्तियार किसके पास है? मेरी राय में आज भी पीपल्स पार्टी की जो फैसला करने वाली जो शख्सियत है उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। बिलावल एक दिखावा जरूर है लेकिन बाख्तियार नहीं है। बाख्तियार आज भी आसिफ अली जरदारी हैं और उन्होंने भी फैसला नहीं किया। जहां तक नून का ताल्लुक है, उनके अंदर 2 धड़े हैं। एक सोच की अक्कासी करते हैं शहबाज शरीफ साहब, जो मेरी राय में इस किस्म के टकराव के हामी नहीं है, और दूसरी राय की तर्जुमान है मरियम बीबी, जो एक उनका सख्त रवैया है, लेकिन वहां भी इत्तफाक राय नहीं है। और उनके 2 कहते हैं ना, 2 स्ट्रीम्स हैं। कुछ पार्टी के लोग एक की तर्जुमानी करते हैं और कुछ पार्टी के लोग दूसरों की तर्जुमानी करते हैं। यकसुई नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। मतलब मगर इस इख्तिलाफ से कोई फर्क पड़ता है? अब आपको नहीं लगता मरियम नवाज ने बहुत पीछे छोड़ दिया है शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को? और दूसरा जो आपने कहा कि जरदारी साहब फैसला करेंगे, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इन कॉन्टैक्ट हैं, ये दोनों वीडियो लिंक के जरिए इजलास में भी मौजूद होते हैं, तो बिलावल के अपने तो ही बात कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे देंगे और जरदारी साहब नहीं मानेंगे। शाहजेब, जरदारी साहब बहुत गहरे हैं और उनको समझने में अभी पीडीएम को और नून लीग को वक्त लगेगा। वो अपने पत्ते वक्त पे खेलते हैं और पत्ते जो है उनके बदलते रहते हैं। तो साहब ये बताइए ना, पीपल्स पार्टी ने ताहिरुल कादरी साहब के धरने में उनको एंगेज किया, नून लीग ने आप लोगों को एंगेज किया, मौलाना फजलुर रहमान को आप लोगों ने परवेज इलाही साहब के जरिए एंगेज किया, तो फिर जरदारी साहब को क्यों नहीं आप लोग एंगेज करते, उनसे बात करते, अगर आपको लगता है कि वो अपने कार्ड्स अपने हिसाब से खेलेंगे? हम आज भी कहते हैं, मैं आज भी कहता हूं, वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि जाती नैब के केसेस से हटकर, अपने पर्सनल इश्यूज से हटकर, एनआरओ की ख्वाहिश से हटकर अगर नेशनल इश्यूज पर, मिसाल के तौर पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, मिसाल के तौर पर महंगाई पे बात करना चाहते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी का मसला है, नेशनल फाइनेंस अवार्ड की बात है, और जो नेशनल इश्यूज हैं, आइए बैठ के बात करने को तैयार है। आप नेशनल इश्यूज टेबल कीजिए, बताइए, हम बैठ के बात करने को तैयार है। लेकिन अगर आप कहें कि बात सिर्फ तब होगी जब हमारे केसेस का फैसला होगा, बात तब होगी जब हमें रिलीफ मिलेगा, बात तब होगी जब आप स्टेप डाउन करेंगे, बात तब होगी जब असेंबली को डिसॉल्व करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। वैसे मगर फिर एक ऐसी सूरत हाल होगी, अगर आपने इनको लॉन्ग मार्च को, इनकी स्ट्राइक्स को रोकने की कोशिश की तो तसादम हो जाएगा, इस्लामाबाद आने दिया तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपके लिए क्रिएट हो जाएगा, तो आप कैसे इस मामले को डील करेंगे? क्या सोचा है हुकूमत ने? पहली बात तो शाहजेब ये है कि लॉन्ग मार्च पे भी अभी मुकम्मल फैसला नहीं हुआ, हिचकिचाहट है। आज भी देखें क्या फैसला हुआ। जो लाहौर में नशिस्त हुई उस पर तय क्या हुआ? तय यह हुआ कि पहली फरवरी को इजलास होगा, मुशावरत होगी और हम लॉन्ग मार्च की डेट देंगे। आज है 15 दिसंबर, पहली फरवरी, जरा फासला देखिए और आप इनकी संजीदगी देखिए। नंबर 1।
फैसला है कि इस्तीफे देंगे। किसको देंगे? क़यादत को। भाई अगर आप इस्तीफों में संजीदा हैं तो 31 दिसंबर को ये इस्तीफे आप स्पीकर को भिजवाइए, क़यादत को ना भिजवाइए, स्पीकर को अपने हाथ से लिख के स्पीकर को भिजवाइए, तो उससे संजीदगी जाहिर हो जाएगी अगर आप संजीदा हैं। और अगर आप प्रेशर टेक्टिक के तौर पर वक्त गेन करने के लिए इस्तीफे का एक कहते हैं वो एक डरावा दिखाना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। इसी तरह लॉन्ग मार्च है, भाई अगर आपने करना है तो आपको किसने रोका है? आप इस्लामाबाद आना चाहते हैं, लाहौर में था, हमने क्या किया? लाहौर में हमने कोई रुका, हमने कहा मत करो, कोरोना की सूरत हाल बिगड़ चुकी है, लोगों को मुतासर करेंगे, इंसानी जान को खतरे में डालेंगे, मत करो। हमारी बात नहीं सुनी, अपनी जिद पे कायम रहे, हो गया। हमने कोई कंटेनर, कोई रुकावट, कोई रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी की, हो गया। जलसा क्या हुआ? आज उन्हें सफाइयां पेश करनी पड़ रही हैं, खिफत पटानी पड़ रही है, और आपने देखा लाहौर जो इनका पॉलिटिकल बेस है, जो गढ़ है, वहां से कारकुनों के अलावा, उनके जो कारकुन है उनके अलावा आम पब्लिक तो हिली नहीं, वो मोबिलाइज करने में नाकाम हो गए। बहुत शुक्रिया शहमद कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से एक और मस्बत खबर सामने आई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बेहतरी का सिलसिला जारी है। रवा माली साल के इब्तिदाई 4 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार में इजाफा सामने आया है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के इब्तिदाई 4 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 5.5% का इजाफा सामने आया। और अगर रवा साल अक्टूबर का गुज़िश्ता साल अक्टूबर के से मुवाजना करें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 6.7% का इजाफा हुआ है। रवा माली साल के इब्तिदाई 4 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की को हुकूमत और वफाकी वज़रा की जानिब से सराहा जा रहा है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने ट्वीट किया और कहा कि मुआशी बहाली की रफ्तार में तेज़ी से सनती नमू में तेज़ी आती है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जुलाई से अक्टूबर के महीने में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 5.4% का इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से शरह सूद को 7% पर रखने, रुपये की कदर में इस्तेहकाम, लॉकडाउन में तोसी न करने के फैसले और बरामदात में इजाफे की वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा सामने आया है, जिससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आई है। गुज़िश्ता 2 साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी रहा, अब मस्बत सरगर्मी नज़र आ रही है। याद दीजिए। अल्लाह।